स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो संभावित रूप से आपके एग्जाम में सीटेट 2026 के एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और दोस्तों समझते चलेंगे, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चलूँगा और कोशिश करेंगे समझने का। और जो समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीचिंग मटेरियल एंड सपोर्टिंग मटेरियल फॉर रिमेडियल टीचिंग शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड। तो जब भी कोई टीचर सपोर्टिंग मटेरियल का यूज़ कर रहा है, रिमेडियल टीचिंग का यूज़ कर रहा है अपने क्लास में, तो उसको क्या क्या बातें दिमाग में रख करके बच्चों को पढ़ाना है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। लर्निंग स्टाइल, बच्चों का सीखने का तरीका कैसा है। हर बच्चे हर अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। दूसरा है हमारा लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा देर से सीखता है, कोई थोड़ा और देर से सीखता है। तो उसको भी क्या किसको समझना है, टीचर को समझना है। ये नहीं कि सबको एक ही तराजू में तौल देना है कि नहीं ये जल्दी समझ गया तो तुम क्यों नहीं समझे। ये अब नहीं करना है। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो ये भी सही है। तीसरा है हमारा लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों को सीखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसका भी ध्यान टीचर को माइंड में रख करके पढ़ाना है। तो ये भी हमारा सही है। यानी चौथा ऑप्शन जो है हमारा ऑल ऑफ दी एबव, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर यूजेस बिग रीडिंग बुक्स इन हर लैंग्वेज क्लासेज टू। तो बिग रीडिंग बुक्स कहने का मतलब है दोस्तों, इसको समझ लीजिए कि जो जूनियर बच्चों की जो किताबें होती हैं जिस पर बड़े बड़े फ़ोटो, कलरफुल फ़ोटोज़ बनाए रहते हैं, उसके नीचे उसका नाम वगैरह लिखा रहता है। तो ये जो टीचर अगर कोई यूज़ कर रहा है अपनी क्लास में या कर रही है, तो उसका मोटिव क्या है देखते हैं। अलाउ स्टूडेंट्स टू रीड एट होम, नहीं, ये किताब, ऐसी किताब पढ़ाने से कोई बच्चे को अलाउ नहीं करता है कि आप घर पर जा कर के इसको पढ़ो। दूसरा है इंश्योर बुक्स कैरी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई ज़रूरत नहीं, बच्चे सीख रहे होते हैं, उनको लॉट ऑफ सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है उस समय। तीसरा है हमारा यूज़ दीज इलस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर। ये आपका बिल्कुल सही है। बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं फ़ोटोज़ को देख करके और उनका नाम जानने की कोशिश करते हैं और जानते रहते हैं। तो उनको ये पता चलता है कि अच्छा ये अगर एप्पल है तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। चौथा है यूज़ देम फॉर बिग स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट एजेस। ये बड़े बच्चों के लिए तो ये आता ही नहीं है काम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा ऊपर कर दें इसको। हाँ, अ टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाय। ठीक है, देखते हैं। मतलब एक जो शिक्षक है, इसका मतलब समझ लीजिए, एक शिक्षक जो होते हैं वो मतलब किसी भी क्लासरूम में एक बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए एक पूर्ण रूप से कैसे तैयार होंगे, उनका मतलब स्टाइल क्या होगा पढ़ाने का। देखते हैं, ऑप्शंस में ज़्यादा समझ में आएगा, ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला ऑप्शन है टीचिंग एवरी लेसन थॉरली एंड रिवाइजिंग द लेसन्स। नहीं, लेसन आधारित ही, मतलब अगर हम टू दी पॉइंट खाली लेसन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो वो कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। उसके बाद टेस्टिंग द चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली, खाली टेस्ट लेने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन ड्राइंग, डांस, म्यूजिक क्लासेस। बच्चों को खाली ड्राइंग करवा के, डांस करवा के, म्यूजिक करवा के उनका ग्रोथ नहीं किया जा सकता है। और चौथा है हमारा employing a variety of teaching methods and modes of assessment which cater the diversity among learners। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें कह रहा है कि आपका जो है सो वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब एक मेथड से अगर काम नहीं चल रहा तो दूसरा ही अप्लाई करेंगे, तीसरा अप्लाई करेंगे, हर तरह से अप्लाई करेंगे। उसके बाद असेसमेंट, बच्चों को ऑब्जर्व भी करना है कि हाँ ये मैंने अप्लाई किया तो बच्चों ने क्या क्या ग्रैब किया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड इसको हटा दें।
अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, सिमेंटिक ग्रुपिंग ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल मीन्स। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, अब वर्ड्स हम ना दिमाग में रखेंगे, जैसे सिमेंटिक ग्रुपिंग जैसे ही आएगा क्वेश्चन में तो समझ लीजिएगा कि एक शब्द मतलब एक कैटेगरी के शब्द को श्रेणीबद्ध किया जाता है। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है, तो कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज, रेलगाड़ी वगैरह वगैरह। फल, तो फल में एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग ग्रुपिंग करना। देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यही आपका जो है सो करेक्ट आंसर हो गया। यह उसके बाद है ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न्स इन ग्रामर की तो बात ही नहीं है। ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल नहीं, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू साउंड नहीं, बस एक श्रेणी के मतलब एक कैटेगरी के वर्ड को व्यवस्थित करना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, तो बस स्पोर्ट्स की ही बात वाले शब्द उसमें होंगे। फल की बात करेंगे तो फल ही वाले शब्द होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज नॉट यूज्ड नाउ अ डेज बिकॉज। आजकल हम लोग लैंग्वेज के लिए ग्रामर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न देखते हैं, इट इग्नोर्ड द नेचुरल वे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। सही बात है, मतलब भाषा क्या है, हम ही लोग जब हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी बोलना शुरू कर दिए बचपन में ही, तो इसके लिए पहले ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ा हम लोगों को, सुन करके हम लोगों ने क्या किया, बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद है इट एम्ड एट पैसिव मैस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज। सही बात है। उसके बाद है इट इनकरेज्ड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। सही बात है। यानी यही सब तीनों वजह लैंग्वेज के सेंस में ग्रामर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक सीन विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन, मदर कमिंग होम फ्रॉम वर्क एंड देयर सन स्विंग। व्हाट इज द कंसेप्ट कन्वेइंग। क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेक्स्ट बुक में एक फ़ोटो बनाया हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पिताजी जो है वो किचन में खाना बना रहे हैं, माताजी जो है वो बाहर से ऑफिस से मतलब बैग वैग टांग करके आ रही हैं, और घर का जो लड़का है वो सिलाई का काम कर रहा है। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। रिमूविंग जेंडर बायस, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि एक हमारा जो सामाजिक तौर पर माइंडसेट है कि मम्मी है तो खाना बनाएगी, पापा है तो ऑफिस जाएंगे, मतलब एक जेंडर वाइज इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। मेल है तो मेल का काम ये होगा, फीमेल है तो फीमेल का काम ये होगा। लेकिन इसको क्या ये कर रहा है, इसके अगेंस्ट ये दिखाया गया है कि नहीं, कोई भी काम कोई भी कर सकता है। एक पिताजी जो है सो खाना भी बना सकते हैं, एक माँ जो है सो ऑफिस भी जा सकती है, एक घर का लड़का है वो सिलाई का भी काम कर सकता है। उसके बाद है डिग्निटी ऑफ लेबर, नहीं। डिवीज़न ऑफ लेबर अमॉन्ग सेक्सेस, नहीं। वर्क इज वर्शिप, ये भी नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। कोई भी नया शब्द जब कोई भी बच्चे को मिलता है तो डायरेक्टली जो है सो टीचर उसका अर्थ नहीं बता देते हैं, उसको घुमा फिरा करके उसको हिंट दे करके बताते हैं। क्यों नहीं, उसका मीनिंग क्यों नहीं बताते हैं, वही खोजना है ऑप्शंस में। पहला है लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। नहीं भाई, वो जब वो कोई भी बच्चा के सामने नया शब्द आता है तो वो जानते नहीं रहता है उसके बारे में। दूसरा है वोकेबलरी विल नॉट बी इनरीच्ड, इससे उनके शब्द कोश में, उनके दिमाग में जो है शब्दों का भंडार विकसित नहीं होगा। ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बच्चे को अगर मीनिंग बता दिया जाए तो उनको पसंद नहीं आएगा। ये पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है। और हमारा 4था नंबर जो है सो ऑप्शन है, इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्योंकि अगर बच्चे को हम उसको बिना दिमाग पर जोर दिलाए सब चीज़ बता ही देंगे, एक्सप्लेन ही कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उसका दिमाग एफर्ट लगाएगा ही नहीं, उसको खोजने में वो खर्च होगा ही नहीं। तो जो खुद से वो सीख पाएगा, समझेगा, वो उसको याद रहेगा।
मेमोराइज रहेगा, लेकिन डायरेक्टली बता दिया जाए तो कल होकर के उसको भूल भी सकता है, इसलिए डायरेक्ट टीचर नहीं बताते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू इनरिच द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड इज टू। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मतलब कोई क्लास 4 में है लेकिन सॉल्व कर रहा है 5-6 का मैथ, साइंस समझ रहा है, तो इनकी बात हो रही है। तो उनके लिए अगर करिकुलम की बात किया जाए तो क्या है? पहला ऑप्शन है गिव देम लीडरशिप रोल इन क्लास एक्टिविटीज़। नहीं, लीडरशिप की बात नहीं है, डोमिनेशन की बात नहीं है। अगर आप पढ़ने में तेज हो तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप लीडिंग कीजिएगा पूरे क्लास को। तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम। इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम, ये मतलब ये उद्देश्य होता ही नहीं, भले ही बच्चा गिफ्टेड हो, टैलेंटेड हो, लेकिन उसके लिए हम जानबूझ करके कम्प्लेक्सिटी करिकुलम के थ्रू जो है सो इंक्रीज किया जाए तो उस पर भी बर्डन आएगा। फॉर देम टू एक्सपीरियंस अ वाइडर वेराइटी, नहीं, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रोमोट देम टू हायर क्लास सो दैट दे आर एक्सपोज्ड टू अ मोर डिफ़िकल्ट सिलेबस। दोस्तों ये आपका जो है सो करेक्ट आंसर है। उनको क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। जब भी बच्चे मतलब क्लास में क्लास टीचर को ये लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है सो क्लास तीसरे क्लास से ऊपर के लेवल पर इसका जो है सो दिमाग चल रहा है, उसको ग्रैब कर सकता है, आसानी से सीख सकता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको प्रमोट करके अगले क्लास में भेजा जाता है ताकि वहाँ के सिलेबस को, करिकुलम को वो जान सके, अपने दिमाग को जो है सो बढ़ा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, अ टीचर ऑफ क्लास 3rd realizes that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers. Of the following, which might be a good strategy for vocabulary development? तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि एक क्लास 3 के जो शिक्षक हैं उनको महसूस होता है कि वोकेबलरी डेवलपमेंट जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वोकेबलरी डेवलपमेंट का मतलब होता है शब्द, वर्ड मीनिंग का इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो ये जो है सो अगर इम्प्रूव करता है, वर्ड बच्चे का इम्प्रूव होता है तो उसको एक अच्छा रीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो एक अच्छा रीडर बन जाएगा। तो कौन सी स्ट्रेटेजी जो है उसके लिए कारगर सिद्ध होगी? तो देखते हैं, ऑप्शन में काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज दिए हुए हैं। पहला है हमारा, स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। नहीं, आपका गलत है। दूसरा है, स्टूडेंट्स मेमोराइज एक्सटेंसिव वर्ड लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नहीं, मेमोराइज करने का, रोट लर्निंग की तो कोई बात ही नहीं होती है। सीटेट के एग्जाम में अगर रोट लर्निंग, रटंत विद्या वाला कोई भी ऑप्शन आएगा उसको गलत ही कीजिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा, स्टूडेंट्स कंसल्ट अ डिक्शनरी वेन एवर दे कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड। सही बात है, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब भी हम, अब मान लीजिए कि कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हो और एक बगल में डिक्शनरी रखा हो, तो हो सकता है कि उस पैसेज में, पैराग्राफ में 5-10 ऐसे वर्ड उसको मिले जो उसके लिए नए हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा? सर्च करेगा किसमें? डिक्शनरी में। डिक्शनरी में सर्च करके उसका मीनिंग चाहे तो नोट करेगा या ध्यान में रखेगा, तो हो सकता है उसको याद आ जाए। तो ऐसे अगर वो कंटिन्यूअस करता है तो उसका वर्ड पावर बढ़ेगा और एक अच्छा रीडर भी बन जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, स्टूडेंट्स अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंसेस विद देन। नहीं, ये लेंदी हो जाएगा उसके लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू। तो कंप्रीहेंशन कोई भी मतलब जो मतलब समझ के लिए पढ़ना, तो उसमें बहुत अच्छा महारत कब कैसे हासिल किया जा सकता है? देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली वाइल रीडिंग। नहीं, पढ़ते समय उसको मदद करते रहना ये अचीवमेंट नहीं होगा। लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, बहुत अच्छा, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। जब भी आप मन ही मन कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हैं और उस पढ़ते पढ़ते एक सवाल कोई आपके मन में आया, यानी आप उसको समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर करते हैं, तो ये आपके रीडिंग स्किल को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। तीसरा है हमारा, टीचिंग लर्नर्स
टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, मतलब उंगली रख रख के पढ़ना, पेंसिल रख रख के पढ़ना, हाँ ये कारगर है, लेकिन इससे ये नहीं हुआ कि आप रीडिंग स्किल आपका बेहतर हो जाएगा। चौथा है आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पढ़ने की बात हो रही थी, इससे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ने से थोड़ी ना रीडिंग स्किल बढ़िया हो जाएगा। हाँ पहले के ज़माने में ये था कि घर के गार्जियन बोलते थे कि ना एकदम चिचिया चिचिया के पढ़ो, तब जा कर के तुम्हारा जो है सो इम्प्रूवमेंट होगा, ये सब मिथ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ टॉट इज़ नॉट व्हाट इज़ लर्नड बिकॉज, मतलब जो सीखा जाता है उसको सिखाया नहीं जा सकता, इसका मतलब यही है। अब भाई इसका मतलब और क्लियर होगा ऑप्शन से। ऑप्शन देखते हैं, अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एनी डिसिप्लिन, ये तो मीनिंगलेस। दूसरा ऑप्शन दिया है, स्टूडेंट्स पोसेस डिफरेंट एबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़ एंड कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, बात सही कह रहा है लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तीसरा है, स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन, ये बात सही है। देखिए अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जब इनफॉर्मल बच्चे आए आपस में, उनको फ्री छोड़ दीजिए, 3-4 बच्चे हैं और उनको छोड़ दीजिए कि हाँ भाई बातचीत करो अपना जो भी मन है, और हट जाइए वहाँ से, अलग हो जाइए, तो उस समय जो भी उनका टॉक होता है वो उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जो भी बात करेंगे, सुनेंगे या बोलेंगे, सामने वाला दिमाग में रखेगा वर्षों तक, ठीक है। तो यही बात है कि इसकी पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसको किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा सकता है। बच्चे खुद जिस विषय में बात करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, खेल के बारे में बात करेंगे, या टीचर के बारे में बात करेंगे, स्कूल के बारे में बात करेंगे, वो मतलब नेचुरली आएगा, तो उसको जो है सो सिखाया नहीं जा सकता है। उसके बाद है चौथा नंबर, और टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स, नहीं ये भी आपका गलत है, ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज एन इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन, तो कौन सा इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन है, मतलब आप किसी से इंटरेक्ट भी हो रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं उसकी बातों को। पहला ऑप्शन है हमारा टीवी, नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि टीवी में सुनने को तो मिलता है लेकिन आप इंटरेक्ट नहीं होते हैं वहाँ पर, आप इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट टीवी में नहीं है, टीवी का इन्वॉल्वमेंट आप पर है लेकिन आपका नहीं है। मूवीज़ में भी क्या करते हैं, आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आप अपना मैसेज उसमें नहीं छोड़ सकते हैं, आप अपना इम्पैक्ट उस पर नहीं छोड़ सकते हैं। टेलीफोन कॉल्स ये हो जाएगा, अगर आप किसी का कॉल रिसीव करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और कुछ रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो है सो इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशन होता है। और रेडियो में भी तो वही बात है, सुनना है सिर्फ। 12 नंबर हो गया, अब हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर कह रहा है, एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज, देखते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका ये क्वेश्चन आ जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ये दिमाग में रखना होगा, सीधे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगा। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको समझना नहीं, इसको याद करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर पूछ रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस इज, तो सबसे बढ़िया इफेक्टिव अगर टीचिंग प्रोसेस चल रहा है तो उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होगा, ये हमको चुनना है ऑप्शन से। ऑप्शन है पंक्चुअलिटी एग्जिबिटेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स, खाली पंक्चुअलिटी प्रोसेस करने से या शो करने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। दूसरा है मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, खाली मास्टरी मतलब महारत हासिल कर लेने से ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान प्रखंड आदमी हो तो बहुत अच्छा टीचर भी हो सकता है, नहीं, टीचिंग स्किल अलग चीज़ है। तीसरा है टीचर स्टूडेंट डायलॉग, ये आपका सही है। इसमें क्या होता है, बच्चे के मन में जो भी क्यूरियोसिटी होती है, जो भी उसके माथे में ड्राइव हो रहा होता है, प्रश्नों का अंबार लगा रहता है, वो सारा एक्सप्रेस करता है टीचर के सामने, टीचर उसको एक्सप्लेन करते हैं और टीचर भी उसी में से कुछ सवाल प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो होता है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रोसेस के थ्रू ये आपका मेथड आता है। उसके बाद टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, मतलब सिलेबस को
टाइम पर पूरा कर लेना इससे कि जो है सो टीचिंग प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 15 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। और अंतिम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले दोस्तों एक बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको ऐसे ही कंटेंट रेगुलर चाहिए, डेली चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के बीच जो जो तैयारी करते हैं उनको शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को आप जो है सो जो भी दिक्कत है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू इंक्लूड मोरल वैल्यूज इज चिल्ड्रेन इज, यानी बच्चों का नैतिक शिक्षा का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? ऑप्शन में देखना है, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? टू गिव मोरल लेक्चर्स इन द मॉर्निंग असेंबली। लेक्चर दे देने से मॉर्निंग असेंबली में बच्चे उनका जो है सो नैतिक शिक्षा का विकास हो जाए, ये कोई सटीक बात नहीं है। दूसरा है पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन, मतलब बच्चों पर कोई सिचुएशन थोप देना और उनसे कहना कि चलो अभी ऐसी स्थिति में तुम एक निर्णय लेकर दिखाओ और हम फैसला करेंगे कि तुम्हारा निर्णय सही था कि गलत था, ये भी गलत है। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़ बाय टीचर्स, और इसमें देखिए दोस्तों एक मिस प्रिंट है, एंड यहाँ पर है ना एल्डर्स हो जाएगा, ठीक है, ELDERS, दो लिख नहीं पा रहे क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास, लेकिन समझ लेंगे टीचर्स एंड एल्डर्स, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि मोरल वैल्यूज़ का जो मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, नैतिक शिक्षा का जो विकास होता है हमारे समाज से होता है। हमारे टीचर्स जो हमें समझाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन के बारे में कि हमारा सामाजिक कर्तव्य क्या है, हमारा पारिवारिक कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, सिवाय हम किसी चीज़ को प्रेशराइज करके आपको नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोरल एंड इमोरल, तो पढ़ा करके मतलब डिफ्रेंशिएट करा करके कि मोरल ये होता है, इमोरल में ये होता है, इससे बच्चों का नैतिक विकास नहीं हो सकता है। तो तीसरा नंबर इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में।